रात के ठीक 12 बजे थे। विक्रम सिन्हा की गाड़ी जब उस पुरानी हवेली के सामने रुकी तो आकाश में बादल इस तरह घिरे हुए थे जैसे किसी ने काले कपड़े से चांद को ढक दिया हो। हवा भी नहीं थी, पेड़ों के पत्ते स्थिर थे, एक अजीब घुटन भरी स्थिरता। विक्रम ने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांका। हवेली की दीवारें पुरानी काई से ढकी हुई थीं। ऊपर की मंजिल पर एक कमरे में रोशनी थी, एक धुंधली पीली रोशनी जो टिमटिमा रही थी जैसे किसी पुराने दीपक की लौ हो। यही जगह है, उसने फोन पर पड़े पते को एक बार और देखते हुए कहा। वह पिछले 3 महीनों से इस केस पर काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात विक्रम सिन्हा को आज तक कोई भी केस नहीं मिला था जिसे वह हल न कर सका हो। लेकिन ये केस, यह अलग था। पिछले 6 महीनों में इस इलाके से 5 लोग गायब हुए थे। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, बस अधूरे पड़े घर, जली हुई मोमबत्तियां और दीवारों पर खून से लिखे अजीबोगरीब निशान। और हर बार गायब होने से पहले वे सभी लोग एक ही बात कहते थे, परछाई मुझे बुला रही है। विक्रम ने गाड़ी से बाहर कदम रखा। उसके जूते उस गीली मिट्टी में धंस गए जो कुछ घंटे पहले हुई बारिश से भीगी हुई थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था, ये देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और सतर्क कदमों से अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नज़ारा देखकर वह कुछ देर के लिए रुक गया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज थी जिस पर दर्जनों मोमबत्तियां जल रही थीं। मोमबत्तियों के चारों ओर पुराने तांबे के बर्तन रखे हुए थे जिनमें कुछ काला सा जमा हुआ था। फर्श पर सफेद पाउडर से एक बड़ा सा चक्र बना हुआ था जिसके बीच में संस्कृत के कुछ श्लोक लिखे थे। और उस चक्र के ठीक बीच में बैठी थी एक बूढ़ी औरत। उसकी आंखें बंद थीं, उसके होंठ हिल रहे थे, कुछ बुदबुदा रही थी वह। उसके सफेद बाल खुले हुए थे और वे हवा के बिना भी हिल रहे थे। रुकिए, विक्रम ने आवाज लगाई। बूढ़ी औरत ने आंखें खोलीं और विक्रम सिन्हा, जिसने अपने पूरे करियर में कभी डर नहीं माना था, एक कदम पीछे हट गया। उस औरत की आंखें सफेद थीं, पूरी तरह सफेद, कोई पुतली नहीं, कोई रंग नहीं। तुम आ गए, वह बोली। उसकी आवाज एक नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मुझे पता था तुम आओगे, विक्रम। विक्रम ने पिस्तौल उस पर तान दी। आप कौन हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता? वह मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो किसी जीते जागते इंसान की नहीं लगती थी। मैं तुम्हारी दादी की दोस्त थी, और जो तुम ढूंढ रहे हो वह यहाँ नहीं है। वह तो बहुत गहरे जा चुका है, उस जगह जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती। किसकी बात कर रही हैं आप? उन 5 की, जो गायब हुए। वे मरे नहीं हैं, विक्रम। वे कहीं बंद हैं, उस जगह जहाँ काली परछाई रहती है। अचानक हवेली की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। अंधेरा, पूरी तरह का काला अंधेरा। और उस अंधेरे में विक्रम ने एक आवाज सुनी, एक बच्चे की रोने की आवाज, दूर से आती हुई, जैसे दीवारों के पार से। उसने टॉर्च जलाई। बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। सफेद चक्र मिट चुका था। मोमबत्तियां ठंडी थीं, जैसे वे घंटों से बुझी हों। विक्रम सिन्हा ने एक गहरी सांस ली। ये केस पहले जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। अगली सुबह विक्रम अपने दफ्तर में था। मेज पर 5 फाइलें रखी थीं, 5 गायब लोगों की। विक्रम ने एक एक करके उन्हें पलटा। पहला, रमेश गुप्ता, 45 साल, दुकानदार, 6 महीने पहले गायब। उसकी दुकान के शटर पर खून से लिखा मिला था, वह आए। दूसरा, सुनीता देवी, 32 साल, गृहिणी, 5 महीने पहले गायब। उसके घर की दीवार पर एक चेहरा बना था, आधा इंसानी आधा कुछ और। तीसरा, अजय मेहता, 55 साल, रिटायर्ड टीचर, 4 महीने पहले गायब। उसके घर से एक पुरानी किताब मिली थी जो किसी अज्ञात भाषा में लिखी थी। चौथा, छोटी बच्ची, प्रिया शर्मा, 8 साल, 3 महीने पहले गायब। उसके कमरे में उसकी मां को मिली थी एक तस्वीर प्रिया की, लेकिन उसकी परछाई किसी और की थी। 5वां, डॉक्टर अरुण वर्मा, 60 साल, पुरातत्ववेत्ता, 1 महीने पहले गायब। वह उस इलाके में पुरानी हवेली की खुदाई कर रहे थे। पुरानी हवेली, वही हवेली जहां विक्रम कल रात गया था। सर, विक्रम के जूनियर कांस्टेबल रवि ने दरवाजा खटखटाया। एक महिला आई हैं, कह रही हैं कि वह डॉक्टर वर्मा की बेटी हैं, भेजो उसे। कुछ पल बाद एक युवती कमरे में दाखिल हुई। वह लगभग 30 साल की रही होगी। उसके चेहरे पर थकान और डर साफ दिख रहा था। मैं नेहा वर्मा हूँ, उसने कहा, मेरे पिता के बारे में। बैठिए। विक्रम ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। हम सब कर रहे हैं जो हो सकता है। नहीं, नेहा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आप नहीं कर रहे, क्योंकि आप नहीं जानते कि असल में क्या हो रहा है। विक्रम ने उसे ध्यान से देखा। आप क्या जानती हैं? नेहा ने अपना बैग खोला और उसमें से एक पुरानी जर्जसी डायरी निकाली। यह मेरे पिता की है।
उन्होंने गायब होने से एक दिन पहले मुझे दी थी। कहा था कि अगर वह वापस न आए तो इसे पुलिस को दे दूं। विक्रम ने डायरी हाथ में ली। उसके कवर पर एक अजीब सा निशान था, एक आंख के अंदर एक त्रिकोण। उसने डायरी खोली। पहला पन्ना। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं जा चुका हूँ, लेकिन मत समझो कि मैं मरा हूँ। मुझे ले जाया गया है उसी जगह जहाँ बाकी सब हैं। उस हवेली के नीचे एक सुरंग है। सुरंग के अंत में एक कमरा है, और उस कमरे में, यहाँ लिखावट बदल गई थी, कांपती हुई, लड़खड़ाती हुई। उद्धरण चिन्ह ... एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो दो दुनियाओं के बीच है, और उस द्वार की रखवाली करती है वह काली परछाई जिसे मैंने जगाया। विक्रम ने नेहा की तरफ देखा। जगाया? कैसे? पढ़ते रहिए, नेहा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने आगे पढ़ा। 300 साल पहले इस हवेली में एक तांत्रिक रहता था, भैरवनाथ। उसने एक ऐसा अनुष्ठान किया था जिसने उसकी आत्मा को उस दूसरी दुनिया में कैद कर दिया। लेकिन उसने एक रक्षा कवच भी बनाया था, एक मुहर जो उस द्वार को बंद रखती थी। मैंने खुदाई के दौरान वह मुहर तोड़ दी, अनजाने में, और अब अगला पन्ना खाली था। उसके बाद अगले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य था, बड़े बड़े अक्षरों में, जैसे किसी ने बहुत जल्दी में लिखा हो। वह आ रही है। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। कब से थी यह डायरी आपके पास? विक्रम ने पूछा। 1 महीने से। मैं डरी हुई थी, मुझे लगा लोग पागल समझेंगे। ठीक किया जो आए। विक्रम उठ खड़ा हुआ। आज रात हम उस हवेली जाएंगे। आज रात। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन डरिए मत, मैं साथ हूँगा। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। आपको भी डरना चाहिए इंस्पेक्टर। जो भी उस हवेली गया है वापस नहीं आया। विक्रम मुस्कुराया। मैं पहला होऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसकी अपनी परछाई ने एक पल के लिए दीवार पर कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वह हिली। बिना विक्रम के हिले। रात के 10 बज चुके थे। विक्रम, नेहा और रवि तीनों हवेली के सामने खड़े थे। इस बार विक्रम ने पूरी तैयारी की थी। उसके पास मजबूत टॉर्च थी, रस्सियां थीं और एक पुराने पंडित का दिया हुआ धागा था जिसे पंडित ने सुरक्षा कवच कहा था। विक्रम को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन आज उसने उसे पहन लिया था। अंदर चलते हैं, उसने कहा। हवेली का मुख्य दरवाजा इस बार बंद था। विक्रम ने जोर लगाया, वह खुल गया। उसके काजों ने एक भयानक आवाज की। अंदर का माहौल कल रात से अलग था। कल रात यहाँ मोमबत्तियां थीं, आज बस अंधेरा था। डायरी में उसने सुरंग का जिक्र किया था। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, वह शायद तहखाने में हो। तहखाने का रास्ता कहाँ होगा? नेहा ने डायरी खोली और उसमें बना एक नक्शा दिखाया। पापा ने ये बनाया था। रसोई के पीछे। तीनों रसोई की तरफ बढ़े। हवेली बड़ी थी, लंबे लंबे गलियारे, बंद कमरे और हर जगह वह घुटन भरी खामोशी। रसोई में पहुंचकर नेहा ने एक पत्थर की दीवार की तरफ इशारा किया। यहाँ। विक्रम ने दीवार को गौर से देखा। वह बाकी दीवार से थोड़ी अलग थी, थोड़ी नहीं। उसने दस्तक दी। खोखली आवाज आई, नकली दीवार है। रवि ने अपना कंधा लगाया। 2-3 धक्कों के बाद दीवार का एक हिस्सा अंदर की तरफ खुल गया। पीछे एक सीढ़ी थी, नीचे उतरती हुई, पत्थर की काई से ढकी हुई। मैं पहले जाता हूँ, विक्रम ने कहा। सीढ़ियाँ उतरते हुए हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी, मिट्टी की और कुछ और जलाई हुई चीजों की। नीचे पहुंचकर टॉर्च की रोशनी में तीनों ने जो देखा, उससे उनकी सांसें रुक गईं। तहखाना बड़ा था, लेकिन वह खाली नहीं था। दीवारों पर हजारों की संख्या में दीपक जले हुए थे, छोटे छोटे मिट्टी के दीपक। उनकी रोशनी में तहखाने का हर कोना साफ दिख रहा था, और उस रोशनी में दिख रहा था एक बड़ा सा दरवाजा। वह दरवाजा पत्थर का था, विशाल, काला, जिस पर सैकड़ों अजीबोगरीब नक्काशी थी। और उस दरवाजे से, उसकी दरारों से एक काली धुंध रिस रही थी। वह द्वार, नेहा ने कांपते हुए कहा। हाँ, विक्रम ने कहा। तभी उन्होंने आवाज सुनी, वही आवाज जो विक्रम ने कल रात सुनी थी, एक बच्चे के रोने की आवाज। लेकिन इस बार यह स्पष्ट थी। यह उस दरवाजे के पार से आ रही थी। और फिर एक और आवाज, एक बूढ़े मर्द की आवाज। नेहा, बेटा, भागो। नेहा का मुंह खुला रह गया। पापा, रुकिए। विक्रम ने उसे रोका, लेकिन नेहा पहले ही उस दरवाजे की तरफ भाग चुकी थी। नेहा, नहीं। लेकिन वह दरवाजे को छूने से पहले ही रुक गई, क्योंकि दरवाजा खुद खुलने लगा था, धीरे धीरे, अपने आप। और उस खुलते दरवाजे से काली धुंध बाहर आने लगी, इतनी घनी, इतनी काली कि उसके सामने टॉर्च की रोशनी भी फीकी पड़ने लगी। और उस धुंध में एक आकृति थी, लंबी, बेहद लंबी और काली, इस तरह काली जैसे अंधेरा खुद एक शरीर में ढल गया हो। वह आकृति किसी इंसान जैसी थी, लेकिन इंसान नहीं थी। उसके हाथ बहुत लंबे थे। उसका चेहरा देखकर विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
वह आकृति बोली, लेकिन उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं थी। जो आवाज उस आकृति ने निकाली वह किसी भाषा में नहीं थी, या शायद वह किसी ऐसी भाषा में थी जो इंसानों के पहले की थी, जब दुनिया में सिर्फ अंधेरा था और अंधेरा बोलता था। विक्रम ने अपनी आंखें खोलीं। उसने पाया कि वह अकड़ सा गया था, उसका पूरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। पास में रवि भी उसी हाल में था, सिर्फ नेहा हिल पा रही थी। वह आकृति नेहा की तरफ बढ़ रही थी। नेहा, विक्रम ने पूरी ताकत लगाई। उसकी आवाज निकली, लेकिन कमजोर। नेहा ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी। वह मुझे बुला रही है, नेहा ने कहा। पापा इसी के पास हैं। रुको, ये जाल है। लेकिन नेहा उस आकृति की तरफ कदम बढ़ाने लगी, और तभी कुछ हुआ। विक्रम के गले में बंधे धागे से, उस पंडित के दिए सुरक्षा कवच से एक सफेद रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा तहखाना भर गया। वह काली आकृति पीछे हट गई। एक हाहाकार जैसी आवाज उठी, और उसी पल में विक्रम का शरीर मुक्त हो गया। वह दौड़ा, उसने नेहा का हाथ थाम लिया और उसे खींचा। जाओ, ऊपर जाओ। रवि भी भागा। तीनों सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आए। नीचे से वह भयानक आवाज आती रही, गुस्से की, दर्द की, और कुछ ऐसी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। हवेली से बाहर निकलकर तीनों सांस भरते हुए रुके। पीछे हवेली खामोश थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या था वह? रवि ने कांपते हुए पूछा। विक्रम ने वह धागा पकड़ा। वह अब ठंडा था, बिल्कुल ठंडा, जैसे उसमें जो कुछ था वह खर्च हो गया हो। काली परछाई, उसने कहा। वही जिसका डायरी में जिक्र था। पापा अभी भी वहां हैं, नेहा ने कहा। और वे 4 और लोग? हाँ। तो विक्रम ने हवेली को देखा। हमें उसे वापस भेजना होगा। उस द्वार को बंद करना होगा। कैसे? विक्रम ने डायरी उठाई। इसमें भैरवनाथ का जिक्र है, वह तांत्रिक जिसने ये सब शुरू किया। उसने एक मुहर बनाई थी, एक रक्षा कवच। अगर हम वह मुहर ढूंढ सकें। पर पापा ने कहा कि उन्होंने वह तोड़ दी। टूटी हुई मुहर को जोड़ा जा सकता है, बशर्ते हमें कोई ऐसा मिले जो जानता हो। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। आप किसे जानते हैं? विक्रम ने एक पल सोचा। एक बुजुर्ग को, मेरी दादी के दोस्त। वे इन चीजों के बारे में जानते हैं। ये कहते हुए विक्रम के मन में कल रात की वह बूढ़ी औरत आई जो चक्र के बीच में बैठी थी। वे भी इसी हवेली में थीं। नेहा ने हैरान होकर उसे देखा। क्या मतलब? कल रात मैं यहाँ आया था। एक बूढ़ी औरत थी, उसने कहा कि वह मेरी दादी की दोस्त थीं। और उसकी आंखें? विक्रम रुक गया। उसकी आंखें क्या सफेद थीं? पूरी तरह सफेद। लंबी खामोशी। तो वह उसी की तरफ से थीं? नेहा ने पूछा। नहीं, विक्रम ने सोचते हुए कहा। मुझे नहीं लगता। उसने मुझे वहां से निकाला नहीं, लेकिन नुकसान भी नहीं पहुंचाया। उसने मुझे आगाह किया, जैसे वह चाहती थी कि मैं यहाँ आऊं, लेकिन तैयार होकर। तो वह मदद करना चाहती थी। शायद मुझे उसे ढूंढना होगा, और अगर नहीं मिली। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और फिर से डायरी को देखा। तो मुझे वह रास्ता ढूंढना होगा जो इस डायरी में है। रात आगे बढ़ रही थी, और हवेली के पीछे आकाश में बादलों के बीच से एक आकृति गुजरी, काली, लंबी और तेज। अगले दिन विक्रम ने अपनी दादी को फोन किया। उसकी दादी सरस्वती देवी अभी भी जीवित थीं। 90 साल की उम्र में भी उनका दिमाग तेज था और यादें साफ। वे वृंदावन में रहती थीं। कौन? मायावती। दादी ने उसका नाम सुनते ही कहा। वह कहाँ मिली तुम्हें? हवेली में दादी। वह एक चक्र बनाकर बैठी थी। उसकी आंखें सफेद थीं। फोन के उस तरफ खामोशी। दादी। विक्रम। दादी की आवाज बदल गई थी। अब उसमें चिंता थी, डर था। मायावती का नाम मत लो उस हवेली के करीब। वह क्या? दादी। बताए। एक लंबी सांस। मायावती मेरी सबसे पुरानी सहेली थी। 60 साल पहले। वह बहुत अच्छी थी विक्रम, बहुत अच्छी। लेकिन उसने एक गलती की। क्या गलती? उसे पता चला कि उस हवेली में एक द्वार है, और उस द्वार की रखवाली करने वाली वह काली परछाई। उसे वश में करने की उसने कोशिश की। उसे लगा कि वह उससे अपने मृत पति को वापस ला सकती है। विक्रम ने एक पल रुककर कहा, और वह नाकाम रही। काली परछाई ने उसे वश में नहीं किया, लेकिन उसे छोड़ा भी नहीं। वह अब एक बीच की अवस्था में है, न इस दुनिया में न उस दुनिया में। उसकी आंखें इसीलिए सफेद हैं। वह दोनों दुनियाएं देखती है। तो वह मदद कर सकती है। हाँ, लेकिन क्या? वह उस हवेली से बाहर नहीं आ सकती। और अगर तुम उसके पास जाओगे तो काली परछाई तुम्हें भी देखेगी। मुझे उससे मिलना होगा दादी। 5 लोग वहां कैद हैं। फिर खामोशी। एक चीज याद रखो बेटा, दादी ने धीरे से कहा। मायावती को जब भी कोई चीज मांगनी होती है वह कीमत लेती है,
और वह कीमत, क्या वह तुमसे मांगेगी कि तुम भी उसके जैसे बन जाओ? न इस दुनिया के न उस दुनिया के। विक्रम ने फोन रखा। उसने खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली की सड़कों पर जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। लोग, गाड़ियां, बच्चे, ये सब इतना साधारण था, इतना असली। क्या वह इसे छोड़ने को तैयार था? इंस्पेक्टर सिन्हा, वह चौंका। नेहा दरवाजे पर खड़ी थी। एक और गुमशुदगी की रिपोर्ट आई है, उसने कहा। उसके हाथ कांप रहे थे। मेरी पड़ोसन सुबह से नहीं दिखी, उसकी बेटी ने रिपोर्ट लिखाए। छठा, हाँ। विक्रम उठ खड़ा हुआ। ठीक है, आज रात हम फिर जाएंगे और इस बार हम मायावती से मिलेंगे। आपको उसकी कीमत पता है? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। आपने सुना? नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। और मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। वह मेरे पापा हैं। नेहा की आंखों में एक दृढ़ता थी। मैं उन्हें वापस लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। विक्रम ने उसे देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद इस केस को हल करने के लिए उसे अकेले नहीं जाना था। रात के 9 बजे। इस बार विक्रम और नेहा अकेले थे। रवि को विक्रम ने रोक लिया था। एक इंसान को खतरे में डालना काफी था। हवेली के अंदर वही माहौल था, अंधेरा, खामोशी और वह घुटन भरी हवा। लेकिन इस बार विक्रम ने एक काम अलग किया। उसने आवाज लगाई, मायावती जी, मुझे आपसे बात करनी है। खामोशी। मायावती जी, मैं विक्रम हूँ, सरस्वती का पोता। और तभी, बिल्कुल अचानक, हवेली की एक कमरे में रोशनी आई। वह रोशनी जो विक्रम ने पहली बार आते हुए देखी थी, धुंधली, पीली। ऊपर, नेहा ने फुसफुसाया। वे सीढ़ियां चढ़े। कमरे का दरवाजा बंद था। विक्रम ने दस्तक दी। आओ। वही आवाज, वही जो कई आवाजों का मेल थी। अंदर वही बूढ़ी औरत बैठी थी। इस बार वह कुर्सी पर थी, एक पुरानी खिड़की के पास। बाहर की रात की रोशनी उसके सफेद बालों पर पड़ रही थी। बैठो, उसने कहा। विक्रम और नेहा बैठ गए। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए? विक्रम ने सीधे कहा। मायावती ने उसकी तरफ देखा। उसकी सफेद आंखें, उन्हें देखना मुश्किल था, क्योंकि वे देखती थीं हर चीज। हाँ, उसने कहा, तुम उस द्वार को बंद करना चाहते हो और उन लोगों को वापस लाना चाहते हो। हाँ, और तुम जानते हो इसकी कीमत। हाँ, तो विक्रम ने एक पल रुककर कहा, मैं वह कीमत नहीं चुकाऊंगा, लेकिन कोई दूसरा रास्ता होगा। मायावती हंसी, एक थकी हुई, बूढ़ी हंसी। दूसरा रास्ता, उसने कहा। 100 साल से मैं यहाँ हूँ। मैंने हर रास्ता ढूंढा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नेहा ने कहा। दोनों ने उसकी तरफ देखा। डायरी में पापा ने लिखा है कि भैरवनाथ ने वह मुहर एक खास चीज से बनाई थी, अपनी आत्मा के एक हिस्से से। नेहा ने डायरी खोली। अगर उस आत्मा का वह हिस्सा वापस मिल जाए तो मुहर फिर से बन सकती है। खामोशी। मायावती ने नेहा को ध्यान से देखा। तुमने पूरी डायरी पढ़ी? हाँ, और वह हिस्सा कहाँ है? नेहा ने एक पन्ना पलटा। पापा ने लिखा है कि खुदाई में उन्हें एक पत्थर का टुकड़ा मिला था, एक काले रंग का, जिसमें से रोशनी आती थी। वह टुकड़ा उसी काले द्वार में लगा है। मायावती ने धीरे से कहा। हाँ, वह भैरवनाथ की आत्मा का टुकड़ा है। काली परछाई ने उसे चुरा लिया था, इसीलिए मुहर कमजोर पड़ गई। तो अगर हम वह टुकड़ा निकाल सकें तो मुहर बन सकती है। मायावती ने पूरा किया। लेकिन कैसे? विक्रम ने पूछा। वह काली परछाई उस द्वार की रखवाली कर रही है। मायावती उठ खड़ी हुई। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गई और बाहर देखा। कल रात अमावस्या है, उसने कहा। उस रात वह सबसे ताकतवर होती है, लेकिन उस रात एक चीज और होती है। क्या? वह द्वार पूरी तरह खुलता है और उस पल में, बस उस एक पल में, कोई भी उसके पास जा सकता है। काली परछाई उस पल में व्यस्त रहती है। उस पल में वह नए शिकार की तलाश में होती है और हम उस टुकड़े को निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन मायावती रुकी। लेकिन क्या? उस द्वार के पास जाने के लिए, उसे पार करने के लिए, तुम्हें उस आकृति को देखना होगा, सीधे आंखों में। और अगर तुमने एक पल भी डरे, अगर तुम्हारी हिम्मत टूटी, वह रुकी, तो वह तुम्हें उस दुनिया में खींच लेगी, हमेशा के लिए। विक्रम ने नेहा की तरफ देखा। नेहा ने उसकी तरफ देखा। कल रात, विक्रम ने कहा, हम जाएंगे। अमावस्या की रात, आकाश में चांद नहीं था, सितारे भी बादलों के पीछे छिपे थे। दुनिया काली थी, इतनी काली जितनी विक्रम ने कभी नहीं देखी थी। हवेली के बाहर विक्रम, नेहा और मायावती खड़े थे। मायावती इस बार हवेली से बाहर आई थी, या शायद ये कहना सही होगा कि उसकी छाया बाहर आई थी, क्योंकि वह पूरी तरह ठोस नहीं लगती थी। उसके किनारे धुंधले थे। अंदर जाने से पहले मायावती ने कहा, ये लो। उसने विक्रम को एक छोटी सी शीशी दी। उसमें एक चमकती हुई सफेद द्रव था। यह क्या है? भैरवनाथ के आखिरी अनुष्ठान की निशानी।
ये तुम्हें उस आकृति से बचाएगी, लेकिन सिर्फ एक बार। इसे तब इस्तेमाल करना जब वह सबसे करीब हो। और नेहा, मायावती ने नेहा की तरफ देखा। वह अंदर नहीं जाएगी। क्यों नहीं? नेहा ने विरोध किया। क्योंकि काली परछाई उसे पहचानती है। उसने उसके पापा को पकड़ा है। अगर नेहा अंदर गई तो काली परछाई उसे भी लेने की कोशिश करेगी और विक्रम का ध्यान बढ़ जाएगा। नेहा ने विक्रम की तरफ देखा। वह सही कह रही हैं, विक्रम ने कहा। तुम यहाँ रहो। लेकिन नेहा, विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारे पापा को वापस लाऊंगा। वादा। नेहा ने एक पल सोचा, फिर उसने अपनी जेब से डायरी निकाली और विक्रम को दे दी। ये रखो, अगर तुम्हें जरूरत पड़े। विक्रम ने डायरी ली। फिर वह हवेली की तरफ मुड़ा। तहखाने में उतरते हुए विक्रम ने महसूस किया कि आज की रात अलग है। उन दीपकों की लौ जो हमेशा टिमटिमाती थी, आज स्थिर थी। जैसे वे जानते थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और वह काला द्वार, वह पहले से ज्यादा खुला हुआ था। काली धुंध ज्यादा घनी थी और उस धुंध में आवाजें थीं, बहुत सारी आवाजें। रोना, चीखना, मदद मांगना, 5 लोगों की आवाजें, और अब शायद छठी भी। विक्रम आगे बढ़ा। द्वार के करीब पहुंचते पहुंचते वह काली धुंध इतनी घनी हो गई कि वह लगभग कुछ नहीं देख पा रहा था। लेकिन वह रुका नहीं, वह चलता रहा। और तभी वह आकृति प्रकट हुई। लेकिन इस बार पिछली बार से अलग, विक्रम ने आंखें बंद नहीं की। उसने सीधे उस आकृति की आंखों में देखा। वे आंखें, अगर उन्हें आंखें कहा जा सकता था, काली और विशाल थीं। और उनमें देखते हुए विक्रम को लगा जैसे वह एक गहरे कुएं में झांक रहा हो। उन आंखों में उसने अपना भूत देखा, अपना बचपन, अपने डर, और उसने वह सब देखा जो उसे डरा सकता था। उसने अपनी माँ को देखा जो उसके बचपन में ही चली गई थी। उसने अपने एक पुराने केस को देखा जिसमें उससे गलती हुई थी। उसने अपनी मृत्यु देखी और वह कांपा, एक पल के लिए, बस एक पल, और वह काफी था। वह आकृति आगे बढ़ी। उसका एक विशाल हाथ विक्रम की तरफ उठा, लेकिन विक्रम ने वह शीशी खोली और उसके अंदर की सफेद रोशनी बाहर आई। वह रोशनी उस काली आकृति से जा टकराए, एक विस्फोट जैसी आवाज। और उस पल में, बस उस एक पल में, जब काली परछाई पीछे हटी, विक्रम ने उस काले द्वार पर हाथ रखा और उसने वह टुकड़ा ढूंढा, वह काले पत्थर का टुकड़ा जिसमें से रोशनी आती थी। वह दरवाजे की नक्काशी में एकदम बीच में था। विक्रम ने उसे खींचा। पहले वह नहीं आया, उसने फिर खींचा। काली परछाई वापस आ रही थी। उसकी आहट विक्रम को महसूस हो रही थी। एक और खींचाव और टुकड़ा बाहर आया। जैसे ही वह बाहर आया, वह काला द्वार कांपा, पूरी तरह से कांपा, जैसे किसी ने उसकी नींव हिला दी हो। और उसके पार से, उस दूसरी दुनिया से, एक रोशनी आई। वह रोशनी सफेद थी और गर्म थी। विक्रम ने पलट कर देखा। काली परछाई वहीं थी, लेकिन अब वह छोटी हो रही थी। जैसे वह टुकड़ा उसकी ताकत का स्रोत था। और उस रोशनी में, उस द्वार के पार से आकृतियां आ रही थीं। इंसानी आकृतियां। वे लड़खड़ाते हुए आ रहे थे, थके हुए, कमजोर, लेकिन जिंदा। 5 लोग, और छठी भी। और उनमें से एक बूढ़ा आदमी जो हाथ में एक पुरानी नोटबुक थामे था। उसने विक्रम की तरफ देखा। तुम कौन हो? पुलिस, विक्रम ने कहा। चलिए, जल्दी। वह सब उसके साथ चले। विक्रम ने पीछे देखा। काली परछाई और सिकुड़ रही थी। वह टुकड़ा विक्रम के हाथ में गर्म हो रहा था। और तभी मायावती की आवाज आई ऊपर से, जैसे हवा में तैरती हो। विक्रम, टुकड़े को द्वार पर रखो, जल्दी। विक्रम ने एक पल सोचा, फिर वह पलटा। काली परछाई अभी भी वहां थी, कमजोर लेकिन खतरनाक। वह उसकी तरफ बढ़ा, और इस बार जब उसने उसकी आंखों में देखा तो कुछ बदल गया था। उन काली आंखों में अब डर था। काली परछाई डर रही थी। विक्रम ने वह टुकड़ा द्वार पर रखा, ठीक उसी जगह से जहां से उसने निकाला था। टुकड़ा वहां चिपक गया, जैसे वह हमेशा वहां था। और वह द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा। काली परछाई एक अंतिम हाहाकार के साथ पीछे खींची। वह उस बंद होते द्वार के पार चली गई। और फिर द्वार बंद हो गया, पूरी तरह। एक अंतिम धमाके जैसी आवाज, और फिर खामोशी, पूरी खामोशी। वे दीपक जो घंटों से जल रहे थे, एक एक करके बुझ गए। तहखाने में सिर्फ विक्रम की टॉर्च की रोशनी थी। और उस रोशनी में 6 लोग खड़े थे, डरे हुए, थके हुए, लेकिन जीवित। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। ऊपर आकर नेहा ने सबसे पहले अपने पापा को देखा। वह दौड़कर उनसे लिपट गई। डॉक्टर अरुण वर्मा ने अपनी बेटी को थामा। उनके हाथ कांप रहे थे। बेटा, उन्होंने कहा, मैंने बहुत गलती की। सब ठीक है पापा। नहीं, वह जो मुहर मैंने तोड़ी, वह फिर से बन गई, विक्रम ने कहा। डॉक्टर वर्मा ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। कैसे? विक्रम ने वह टुकड़ा उन्हें दिखाया।
ये भैरवनाथ की आत्मा का टुकड़ा था। ये द्वार में था। मैंने इसे वापस उसकी जगह पर रखा। डॉक्टर वर्मा ने उस टुकड़े को देखा। फिर उन्होंने अपनी नोटबुक खोली। यहाँ लिखा है, अगर यह टुकड़ा वापस अपनी जगह पर आ जाए तो द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हाँ, हमेशा के लिए। हाँ। डॉक्टर वर्मा ने राहत की सांस ली। बाकी 5 लोग, रमेश, सुनीता, अजय, प्रिया और नेहा की पड़ोसन, वे सब हवेली के बाहर खड़े थे। सब चुप थे। सब अपनी दुनिया में वापस आ रहे थे। मायावती वहां नहीं थी। वह कहाँ गई? नेहा ने पूछा। विक्रम ने चारों ओर देखा। दूर हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की पर एक पल के लिए एक आकृति दिखी। सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत। वह मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। वह गई जहां उसे जाना था। विक्रम ने धीरे से कहा, क्या वह ठीक है? मुझे लगता है हाँ, अब वह ठीक है। सुबह होने वाली थी। पूर्व में आकाश धीरे धीरे नारंगी हो रहा था और हवेली अब सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई इमारत थी। एक हफ्ता बाद विक्रम अपने दफ्तर में बैठा था। मेज पर वे 5 फाइलें थीं, लेकिन अब उन पर क्लोज्ड की मुहर थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए। नेहा थी। बैठिए, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा बैठ गई। पापा ठीक हैं। उन्होंने कहा कि वे वह हवेली दोबारा नहीं जाएंगे। अच्छा निर्णय। बाकी सब भी ठीक हैं। प्रिया, वह 8 साल की बच्ची, कल स्कूल गई पहली बार। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर अच्छा लगा। एक पल की खामोशी। एक बात पूछनी थी, नेहा ने कहा। पूछिए। मायावती, वह कहाँ गई? सच में? विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। वह बहुत साल से एक बीच की दुनिया में थी, न इस तरफ न उस तरफ। जब काली परछाई का अंत हुआ और द्वार बंद हुआ, शायद उसकी वह अवस्था भी खत्म हो गई। मतलब उसे जो शांति नहीं मिल पाई थी 60 सालों में, शायद अब मिली। नेहा ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, क्या आपको डर लगा उस रात जब उस आकृति की आंखों में देखा? विक्रम ने सोचा। सच में सोचा? हाँ, उसने कहा। लगा। एक पल के लिए। और फिर मुझे याद आया कि अगर मैं डरा तो वे सब वापस नहीं आएंगे। नेहा मुस्कुराए। तो डर से बड़ी कोई और चीज थी। हाँ, क्या? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। जिम्मेदारी। टिल्ड। उस दोपहर विक्रम ने अपनी दादी को फोन किया। सब ठीक हो गया दादी। जानता था। उनकी आवाज में राहत थी। मायावती, मुझे पता है। उसे महसूस किया मैंने जाते हुए। कैसे? जब कोई पुरानी आत्मा शांत होती है, वे अपने पुराने दोस्तों को एक अंतिम स्पर्श देती हैं। सुबह मुझे गुलाबों की खुशबू आई। मायावती को गुलाब पसंद थे। विक्रम की आंखें नम हो गईं। वह अच्छी थी दादी। हाँ, बहुत अच्छी। फोन रखने के बाद विक्रम ने अपने दफ्तर की खिड़की खोली। बाहर दिल्ली का शोर था, जीवन था। उसने उन 5 बंद फाइलों को एक अलमारी में रख दिया और अपनी मेज पर रखा उस काले पत्थर के टुकड़े को उठाया। वह उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। उसने उसे खिड़की से बाहर फेंका। वह नीचे जाकर कहीं गायब हो गया। अब वह बस एक पत्थर था। 3 महीने बाद विक्रम के दफ्तर में फिर एक नई फाइल आई। यह अलग केस था, पूरी तरह सामान्य, एक चोरी का मामला। सीधा, सरल। विक्रम ने फाइल उठाई और तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर। हाँ, इंस्पेक्टर सिन्हा। एक युवा आवाज, घबराई हुई। बोलिए। मेरा नाम राज है। मैं मुंबई से हूँ। मेरे परिवार में कुछ अजीब हो रहा है। विक्रम रुका। उसने एक गहरी सांस ली। बताइए। हमारे घर की दीवारों पर रात को निशान उभरते हैं और मेरी बहन, वह रात को उठकर बाहर जाती है। हम उसे रोकते हैं तो वह कहती है कि उसे कोई बुला रहा है। विक्रम ने फाइल बंद कर दी। आपका पता? जब राज ने पता बताया तो विक्रम ने नोट किया। मैं कल मुंबई आ सकता हूँ। सच में? राज की आवाज में राहत थी। लेकिन यह आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। कुछ चीजें जुरिस्डिक्शन नहीं देखती। फोन रखने के बाद विक्रम उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी जैकेट उठाई। रवि दरवाजे पर था। सर, कोई नया केस? हाँ। कैसा है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। परिचित। रवि ने उसे देखा, फिर उसने भी अपनी जैकेट उठाई। मैं भी चलूंगा। यह जरूरी नहीं, मुझे पता है। रवि ने मुस्कुराया। फिर भी उसी दोपहर दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट में विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे बादल थे, सफेद रुई जैसे। उसने सोचा उन 5 लोगों के बारे में जिन्हें वह वापस लाया था। रमेश अपनी दुकान पर वापस गया था। सुनीता अपने परिवार के पास। अजय ने एक किताब लिखनी शुरू की थी उस अनुभव के बारे में। प्रिया ने अपनी माँ को कभी नहीं बताया कि उस दूसरी दुनिया में उसने क्या देखा। और डॉक्टर वर्मा, वे अब पुरातत्व छोड़ चुके थे। विक्रम ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहाँ एक चीज थी, वह धागा, पंडित का दिया हुआ।
जो उस रात काम आया था, वह उसे फेंक नहीं पाया था। रवि ने उसे देखा। क्या है वह? ताबीज। काम करता है। विक्रम ने एक पल सोचा। करता है। रवि ने सिर हिलाया। तो ठीक है। बाहर बादल थे, लेकिन उनके ऊपर दूर आकाश साफ और नीला था। उस हवेली में आज भी लोग नहीं जाते। वह पुरानी जर्जर इमारत शहर के किनारे खड़ी है, एक भूत की तरह। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को उसकी ऊपरी मंजिल की खिड़की में कभी कभी एक रोशनी दिखती है, और उस रोशनी में कभी कभी एक बूढ़ी औरत की परछाई नजर आती है। लेकिन वह परछाई डरावनी नहीं है। वह सिर्फ वहां है, जैसे पहरेदार, जैसे कोई जो वादा करके गया था। काली परछाई चली गई, लेकिन एक दूसरी परछाई रह गई, एक जो रखवाली करती है, एक जो अब डरती नहीं। समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।